स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी ZV-E1 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है। ये है लो कॉस्ट फुल फ्रेम व्लॉगिंग कैमरा, यानी कि सोनी ये लाइनअप यानी ZV लाइनअप जो है व्लॉगर्स के लिए बना रहा है। ये फोटोग्राफी कैमरा नहीं है, ये शुद्ध वीडियो कैमरा है जो थोड़ा बड़ा ये कर सकता है, फोटोग्राफी कर सकता है, ये इनका है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये फुल फ्रेम दे रहे हैं, कम ये APS-C नहीं दे रहे, फुल फ्रेम दे रहे हैं शुद्ध। और इसका सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड दे रहे हैं। 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड आपको एक ही दो कैमरा में मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ कैनन में मिलता है। सोनी में जैसे अगर आप इससे महंगा ही अगर आप ले लेते A7S ये A7 Mark IV ले लेते हैं तो उसमें भी आपको क्रॉप मिलता है। तो इसका यही बात है। क्या है, सोनी में कोई है जो 4K 60 देता है, लेकिन वो AS3 है, वो बहुत महंगा कैमरा है। तो यहाँ पे यही दे रहे हैं कि 4K दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, फुल फ्रेम दे रहे हैं और लिमिट भी नहीं है, यानी और ये आजकल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जस्ट इन केस कि बहुत सारे कैमरा में 30 मिनट का लिमिट होता था, क्योंकि एक लॉ था, वो लॉ हट गया, उसके बाद अब सारे कैमरा में वो लिमिट हट गया है। तो इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें दे रहे हैं आपको 12 मेगापिक्सल, यानी कि बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो कैमरा पहले है जो फोटोग्राफी थोड़ा मोड़ा कर सकता है। और ये 4:2 10 बिट वीडियो दे रहा है, यानी कि ये वीडियो बिटरेट और कलर डेप्थ इतना है कि आम सिचुएशन में सब लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा खासा कलर ग्रेडिंग भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा CG इंटीग्रेशन भी अगर आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 4:2 और 10 बिट में इतना डेप्थ है कि 99% काम लोगों का हंसी खुशी हो जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन्होंने A7S3 का सेंसर उठाया और उसमें A7R5 का प्रोसेसर डाल दिया। तो मतलब समझिए ये दो टॉप एंड को लेके जोड़ के शादी करा दी है और उसे एक सस्ते चैसी में डाल के लगा दिए। और यहाँ पे ये लोग कंपनी क्लेम कर रही है, यानी सोनी क्लेम कर रहा है कि 4K 120 FPS वो मतलब 10% क्रॉप के साथ वो आ जाएगा जून 2023 में। और कुछ कुछ देश में इसका दाम लगेगा। मैंने इनका लिस्ट चेक किया है, इंडिया में दाम नहीं लगेगा, यानी कि अगर आप ये खरीदते हैं और ये कंपनी इसे रिलीज करती है तो इंडिया में मतलब सोनी के वेबसाइट के हिसाब से इंडिया में आपको फ्री का बस एक फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। और इसका दाम टारगेट किया जा रहा है $2200, यानी कि लगभग 1.8 लाख। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, अभी ये दाम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम सोनी की वेबसाइट में अवेलेबल सून दिखा रहा है, दाम नहीं दिखा रहा है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो भविष्य में देख रहे हैं और दाम अवेलेबल हो गया है सोनी की वेबसाइट में, प्लीज़ डेट और दाम लिख दें नीचे। तो इसका दाम को अगर अंदाज़ा देखना चाहते हैं तो समझिए R8 कैनन R8 के आसपास का ही आएगा। तो यही वो कर रहे हैं। और 1 सिंगल कार्ड स्लॉट है, USB-C है, आपका माइक है, हेडफ़ोन है और ये काफ़ी अच्छा व्लॉगिंग माइक दिया हुआ है, फुल फ्रेम के साथ। तो अब बात करते हैं क्या? मैंने आपको बताया A7S3 का इसमें ये है, सारा चीज़ है, मतलब सेंसर है और उसके ऊपर R5 का जो अपग्रेडेड AI प्रोसेसर है, यानी कि ये सोनी AI प्रोसेसिंग यूनिट, इनका ये जो बायोनिक्स XR जो प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर उतना काम नहीं कर पा रहा था, तो 2 जोड़ दिया, तो 2 कोर प्रोसेसर्स मेन काम करते हैं। और फिर इसके बाद है कि इनको और एनहांस करने के लिए AI का अलग से प्रोसेसर दिया गया है। तो बात है कि सोनी अब उस जगह पे है जहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया सोनी से, जितना चीज़ सोनी को करना था वो उन्होंने कर दिया और अब कुछ नया बचा नहीं है। तो वो AI प्रोसेसर डाले थे कि थोड़ा और भरोसेमंद कर सकें। अभी ये समझ लिए 90 परसेंटाइल में आपको कोई टेंशन नहीं होता। आज के टाइम में आप कोई नया कैमरा लेते हैं, जब तक वो पैनासोनिक, फूजी या नायकॉन का नहीं हो, कैनन और सोनी के केस में वो कभी डाउट नहीं होगा कि वो वीडियो में ठीक से काम करता है कि नहीं। 95 परसेंटाइल में सोनी आ जाता है। वो सोनी 95 को 98 पे ले जाना चाहता है, तो उसी के लिए एआई प्रोसेसिंग यूनिट डाला है। और ये यूनिट पूरा ह्यूमन बॉडी को एनालिसिस करता है, सिर्फ आँख के पीछे नहीं भागता, पूरा बॉडी को एनालाइज़ करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलेटन बनाता है और उसके हिसाब से ये फ्रेम को गेस करने लगता है। यानी कि किसी कारण से आपका फेस पे ये लॉक नहीं कर पा रहा है, आप सिर घुमा रहे हैं, तो ये आपका फ्रेम पे फ़ोकस करेगा कि भैया ये फ्रेम है ना, फ्रेम तो मैजिकली कहीं इधर-उधर नहीं हो जाएगा, तो वो फ्रेम से अपना फ़ोकस स्टेबल रख पाता है। तो वही समझिए। और इनका कोर फोकस, ये पूरी कैमरा को बनाने का कोर फोकस है कि ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि आसानी से आप इस्तेमाल कर सकें। जैसे आप ये देख सकते हैं कि टच स्क्रीन जो है, मतलब पता नहीं सोनी में क्या फूँका हुआ है कि टच स्क्रीन है और ये ऐसा-ऐसा चीज़ रिलीज़ करता है जो 1990s में पहले आता था। मतलब कि अच्छा आप टच से स्लाइड कर, पहले नहीं होता था। पहले आप चेंज ही नहीं कर सकते थे। उनको मतलब टच स्क्रीन दिया है, उनको लगा मतलब A7 मार्क IV में लगा कि अच्छा टच स्क्रीन से कुछ हो सकता है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि इतने महँगे-महँगे कैमरे इतना गया गुज़रा यूज़र इंटरफ़ेस देते हैं और ये इनके लिए बड़ी बात है कि अब आप स्वाइप कर सकते हो। इट्स लाइक आदम ज़माने के नोकिया के स्मार्टफ़ोन में आता था ये सब फ़ंक्शन। मतलब देते ही नहीं है, मतलब इनको पता ही नहीं कि अच्छा टच स्क्रीन से कुछ हो सकता है। तो
ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टर लोग हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफ़ोन से ही सारी चीज़ करते हैं, वो अब अगर कैमरा में कूदेंगे, वो कैमरा फेंक देंगे, क्योंकि कैमरा 100% यूज़लेस होता है यूज़र इंटरफ़ेस में। तो वहीं पे कंपनी फ़ोकस करेगी, नहीं हमारा 90% यूज़लेस हो, 100% यूज़लेस नहीं, 90% यूज़लेस रहता है। तो टच स्क्रीन दे रहे हैं, तो नीचे से आप ये कर सकते, ये सब पहले हो जाना चाहिए था। मतलब हो जाना चाहिए था, 2010 से हो जाना चाहिए था। नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं। और इसका ऑटो फ़ोकस, चूँकि ये एआई सब प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत स्टिकी है, यानी कि कितनी चांसेस होंगे कि ये मिस करेगा? लगभग शुद्ध ज़ीरो, यानी कि आप आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लो लाइट, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कैनन और नाइकॉन में मतलब नाइकॉन का है ही नहीं ढंग से ऑटो फ़ोकस वीडियो में, और कैनन और सोनी में कंपेयर करते हैं तो कैनन का बहुत अच्छा है और सोनी का उससे ज़्यादा भरोसेमंद है, यानी उतना ही अच्छा है जितना कैनन है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। और लो लाइट पे ये असर आपको तुरंत दिखेगा कि लो लाइट में कैनन मिस करने लगता है, चिपकता नहीं है, और सोनी बोलता है भाई हम सँभाल लेंगे। क्योंकि सोनी मतलब समझिए 8 साल पहले कूदा था, फेस डिटेक्शन सेंसर को डायरेक्टली ये इमेज सेंसर में एम्बेड करने का, तो उनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, और ये सबसे और बढ़ा दे रहे हैं। तो बेटर टाइम लैप्स फंक्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉगर्स बनाते हैं उसको। टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस में काफ़ी मेहनत किया गया है, और मल्टी इंटरफेस शू दे रहे हैं, यानी कि जो ये हॉट शू है, ये मल्टी इंटरफेस है। यानी कि मल्टी इंटरफेस का फ़ायदा होता है कि आप सोनी के बहुत सारे एक्सेसरीज़ इसमें पोंछ सकते हैं। जैसे कि इसमें एक ब्लूटूथ माइक्रोफ़ोन आता है, जो आप इसमें लगा सकते हैं, आपको तार का हुआ नहीं करेगा। जैसे मेरे कैमरा में रोड वायरलेस गो 2 है, तो उसका एक तार जा रहा है। वो हॉट शू से मतलब समझिए सोनी का अपना है, वो कर लेगा। फिर अगर आप थोड़ा प्रोफ़ेशनल करना चाहते हैं, या किसी ऐसा सिचुएशन में जहाँ आपको 4 माइक्रोफ़ोन सँभालना है, तो हॉट शू का इस्तेमाल करके आप एक एक्सेसरीज़ खरीद सकते हैं, उससे 4 इनपुट चैनल डाल सकते हैं। यानी जो वीडियो फाइल निकलेगा उसमें 4 ऑडियो चैनल जा रहा होगा। ये काफ़ी केसेस में सीधे-सीधे लोगों के लिए चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। ये आप कर सकते हैं। और इसका जो बैटरी है, चूँकि ये व्लॉगिंग के लिए छोटा करने का कोशिश है, लेकिन बैटरी पे कटौती नहीं की है। तो बैटरी है Z100, यानी कि जो बैटरी सोनी ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज़ कर दिया कि सोनी महँगा कैमरा मतलब Z100, यानी कि अगर आप कोई और भी है, जैसे A7 Mark IV आपके पास हो, या S3 हो, या ब ऑलमोस्ट कई सारे कैमरा पिछले 5 साल से जो चल रहा है, सब में यही बैटरी रहा है, यानी कि वो सारे बैटरी इसमें काम करेंगे, सबका चार्जर एक-दूसरे के साथ इंटर-कंपैटिबल है। इस मामले में सोनी बहुत अच्छा चल रहा है। ये जेनुइनली अच्छा है कि कचरा कम पैदा होता है, और आप पूरा इकोसिस्टम में घुस सकते हैं, और आपको कोई टेंशन नहीं हो, अच्छा इसका ये बैटरी है, इसका वो बैटरी नहीं, सर ये बहुत अच्छी बात किया गया है। तो प्रो सिंक इनके पास काफ़ी अच्छा है। प्रो सिंक का मतलब होगा कि जो बोल रहे हैं इकोसिस्टम है, जैसे कि आप लोग शादी में देखते होंगे, तो एक बंदा होता है ना हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा लेता है जो फोटोग्राफी फोकस करता है। एक होता है वीडियो कैमरा लेता है जो वीडियो में फोकस करता है। एक होता है कि जो हिट एंड मिस करने रहता है, जैसे कहते हैं बिहाइंड द सीन्स पे फोकस करता है, आपका कैंडिड फोटोग्राफी पे फोकस करता है, वो अलग तरह का कैमरा ले सकता है। तो उस सारे का बैटरी एक ही रहेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और टॉप क्वालिटी ऑनबोर्ड माइक्रोफ़ोन है, यानी कि मैंने माइक में काफ़ी खर्च किया है, तब जाके आप लोगों को ऑडियो वीडियो ठीक से आ रहा है। बहुत लोग जो शुरू में खरीदना चाह रहे हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि भैया 30-40 हज़ार का हम सिर्फ़ माइक खरीदें। तो वहाँ पे ये जो ऑनबोर्ड है, बाकी सारे से बहुत बेटर है। ये प्रोफ़ेशनल लोग कभी हाथ नहीं लगाएँगे, लेकिन एक होता है ना कि प्रोफ़ेशनल और स्टार्टर के बीच में एक जगह आता है, जिसे एंथुसियास्ट कहते हैं। एंथुसियास्ट क्या करें, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि ढंग से ले सकें, ना ही मतलब एकदम सस्ते वाले से काम चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रो क्वालिटी माइक्रोफ़ोन इनको दे दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ बूस्टेड है, मतलब कोई A7 S3 को लीजिए, उसको बूस्ट कर दीजिए, उसमें एआई प्रोसेसर डालिए, बूस्ट कर दीजिए। यूज़र इंटरफ़ेस को एक्चुअली थोड़ा-सा यूज़फुल बना दीजिए। बैटरी बैटरी तो ये मतलब फुल फ्रेम वाले में सब में आता था, ये इतने कम दाम में दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ऑनबोर्ड माइक जो है, ये मतलब बोल रहे हैं प्रोफेशनल को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो एंथुसियास्ट होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि भैया ऑनबोर्ड ऐसा दो कि अगर मैं भूल जाऊँ रोड वायरलेस गो टू या नहीं लगाना चाहता हूँ, उसके बाद भी काम हो जाए। तो ये इस मामले में सक्सेसफुल होता है। और चाहे तो आप शॉटगन माइक जो सोनी का है, जो हॉट शू में चलता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ बूस्ट किया गया कि थोड़ा आसान है, दाम कम है, मतलब कंपेयर टू सोनी के रेंज के, लेकिन काफ़ी चीज़ बूस्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें एआई में, ना थोड़ा लोग थोड़ा बह गए एआई में। तो एआई में सबसे पहले मेहनत किया गया है क्लियर ज़ूम। अगर आप लोग सोनी का हैंडी कैम यूज़ करते होंगे, उसमें हमेशा होता था ऑप्टिकल ज़ूम होता था, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर ज़ूम करने लगता था। सीधे बेसिकली स्ट्रेच कर रहा है और कुछ कर नहीं रहा। मैजिकली वो समझिए जैसे एआई होता है, उस तरह का न्यूरल नेटवर्क जैसा लेके स्ट्रेच कर दे रहा है, वो करता है। तो बात है कि ये सोनी के बहुत सारे कैमरा में था। हो सकता है आपके पास जो कैमरा है उसमें है ये, लेकिन बात है तो बहुत सारा फंक्शन बंद हो जाता था जब भी आप ये स्ट्रेचिंग करते हैं। प्रोसेसर में उतना हॉर्स पावर नहीं होता था। तो करते क्या था कि आप ये करते थे, वो आई ऑटो फोकस बंद कर देता था। ये बंद कर देता था, वो बंद बहुत सारे फंक्शंस बंद हो जाते थे। अब इसमें तिकड़म ये है कि आप ये सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं क्लियर इमेज ज़ूम रखने के बावजूद भी, यानी कि आपने क्लियर ज़ूम किया है, आपका सारा ऑटो फोकस सब चलता रहेगा। दूसरा, इसमें जो ये ऑटो फ़ोकस है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, और जब इसमें ये देखें कि हम जब स्ट्रेच कर सकते हैं और ऑलमोस्ट 4K जैसा ही आउटपुट है, क्योंकि समझिए ये सेंसर बहुत बड़ा नहीं है, सेंसर है सिर्फ 12 मेगापिक्सल, और आप थोड़ा-सा ही क्रॉप कर सकते हैं, 8 मेगापिक्सल पहुँच जाएँगे। 8 मेगापिक्सल होता है 4K, यानी 1 टू 1 अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो पर पिक्सल अगर आप 1 टू 1 करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 8 मेगापिक्सल चाहिए होता है। तो बोलेंगे 12 से 8 आ गए, तो और कैसे छोटा करेंगे? वहाँ पे आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो डायनामिक एक्टिव बोल रहे हैं, यानी कि ये जो क्रॉप देख रहे हैं, वो क्रॉप शुद्ध 4K नहीं है। वो 4K से छोटा है, उसे स्ट्रेच किया जा रहा है। क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि 4K शुद्ध निकले?
हाँ, लेकिन इस कैमरे में नहीं होगा क्योंकि सेंसर छोटा है। वो करने के लिए कुछ-कुछ कैमरा कंपनी ये रिलीज़ करती थी, जैसे कि ड्रोन में काफ़ी बार किया जाता है कि सेंसर बहुत बढ़ा देते हैं और जैसे मान लीजिए सेंसर हो सकता है आपका 24 मेगापिक्सल का और उसमें 8 मेगापिक्सल का एरिया इन्होंने आइसोलेट कर दिया कि 4K का वीडियो पूरा सेंसर करते रहे। यही होगा, लेकिन इसमें ये समझिए स्ट्रेचिंग आ रही है। मतलब क्वालिटी ठीक है और आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं 4K उस जगह पे है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, यानी कि आधा से ज़्यादा लोग जब मोबाइल में ही कंज़्यूम कर रहे हैं, 4K उतना ज़रूरी नहीं है। टीवी में भी उतना ज़रूरी नहीं है। एचडी अच्छा हो, बहुत लोग खुश रहेंगे। एचडी से ऊपर चले गए क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रॉप ज़रूर कर रहा है, लेकिन फुल एचडी तक नहीं उतार रहा है, उससे अभी भी बहुत ऊपर है, तो ठीक-ठाक काम चल जाता है। तो वही समझिए 30% क्रॉप कर देता है और इसमें समझिए इसका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इतना क्रॉप कर रहा है, ये बेस्ट इन बॉडी इमेज स्टेबलाइज़ेशन देता है। फिज़िकल को सेंसर को इस्तेमाल करता है, लेंस में अगर है तो उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद भी उतना नहीं हो पाता है। तो ये जब सेंसर में ही क्रॉप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट, मतलब कि वन ऑफ दी बेस्ट है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 30% क्रॉप दे रहा है। अगर आप वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप नहीं कर सकते, वैसे ही वाइड एंगल का फ़ील खत्म हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया मतलब अगर आप ये ऐसे हैंडहेल्ड लेते हो तो आपको बहुत वाइड लेंस चाहिए होगा, यानी 16 के आसपास का कोई लेंस लीजिए, उसमें ये डायनामिक क्रॉप मारिए, तब जाके वो आप मतलब इतना दूरी से कि हाँ, मैं यहाँ कैमरा है, मैं यहाँ पे हूँ, बात कर पाएँगे। फिर ऑटो डेप्थ ऑफ फील्ड कॉम्पेंसेशन, ये पहला कैमरा कंपनी है जो इस चीज़ को ऑटोमेट कर रहा है। उसमें हिसाब ये है कि अगर 2 लोग हैं, ठीक है? तो जनरली कैमरा एक पे फोकस करता है और आपका मान लीजिए एपर्चर आप शूट कर रहे हो f1.8 पे, तो सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, दूसरा आउट ऑफ फोकस रहेगा। तो सोनी क्या कर रहा है, चूँकि इनका ऑटो फोकस एल्गोरिदम इतना एडवांस है कि वो डिटेक्ट कर सकता है, ब्लरी होने पे भी डिटेक्ट कर, नहीं वहाँ कोई इंसान है। उसने जैसे ही डिटेक्ट किया, जैसे ये है, डिटेक्ट कर लिया इंसान है, अब वो एपर्चर को चेंज करने लगा, टुक, 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 टुक करके चेंज करेगा, f6 पॉइंट f7.1 पे लाया। तो बोलेंगे भैया उससे सीन ये नहीं हो जाएगा, डार्क हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, तो वो आईएसओ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि आईएसओ स्टार्ट हुआ था 125 से, टक 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 आईएसओ बढ़ाते-बढ़ाते वो 1600 तक ले आए। तो ये 2 वाल्व को जो है आपका सोनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस कैमरा में है वो कंट्रोल करता है कि एक बंदा है, एक फोकस है, f1.2 एकदम अल्ट्रा आपका समझिए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चल रहा है, लेकिन किसी से आप बात कर रहे हैं, कोई आ रहा है और मान लीजिए उसका चेहरा आपके मतलब जो फोकस प्लेन है उससे आगे-पीछे होने लग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक फोकस में एक आउट ऑफ फोकस है, वो फोकस ये डेप्थ ऑफ फील्ड को चेंज कर देगा। ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ। ये मैं शुद्ध बोल रहा हूँ। ये क्रॉप वाला तो मैंने बहुत सारे में देखा है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि आपको अपने ऑटो फ़ोकस पे इतना भरोसा है कि भैया f1.2 पे भी मैं पकड़ लूँगा कि कौन चीज़ आउट ऑफ फ़ोकस है, वो इंसान है कि नहीं, क्या उस पे फ़ोकस करना है कि नहीं। बहुत अच्छा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगर आप ऐसे फेस को सेलेक्ट करते हैं, तो आप ऐसे ज़ूम कर सकते हैं और कैमरा मूव नहीं हो रहा है। ये बस आपको क्लिक करना है। पीछे जो है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ एक और बंदा है। आप ये जो डायनामिक क्रॉप है, इस पे आप टुक मार सकते हैं कि भैया इसके चेहरे पे फ़ोकस करो, इसके चेहरे पे फ़ोकस करो। ये सब करने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है टीवी चैनल्स में। ये सब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एआई कर सकता है। तो अभी समझिए, बहुत सारे ऐड ऑन जो है दिए गए हैं जो लोगों का लाइफ आसान कर देगा। सिनेमैटिक मोड है, ये है, वो है। क्या वो सब काम आप हर कैमरा में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन बात होता है उस समय मेहनत करना पड़ता है और हाँ, प्रोफ़ेशनल वही चाहते हैं ताकि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकें। प्रोफ़ेशनल को ये नहीं चाहिए। ये लेकिन भले प्रोफ़ेशनल बड़े इंटरेस्टेड होंगे भैया कि आप एपर्चर और आईएसओ कंट्रोल करते हो। लेकिन हाँ, आईएसओ कंट्रोल करने में ये है कि आपका भले सीन का ब्राइटनेस नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन नॉइज़ बदल जाएगा। आप मान लीजिए 125 उसमें है, एकाएक सीन चेंज हो रहा है, तो नॉइज़ थोड़ा-सा खराब लग सकता है। तो बहुत सारा चीज़ है जो पहली बार इस तरह का कैमरा हम देख रहे हैं। ये किसी और कंपनी के पास मैंने नहीं देखा है। ख़ास तौर पे ये डेप्थ ऑफ फील्ड वाला, ये तो मैंने देखा है। डेप्थ ऑफ फील्ड वाला कहीं नहीं देखा है। तो अब बात करते हैं, इसका दाम जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये A7 मार्क 4 के बहुत नज़दीक आता है। तो हिसाब ये है कि क्या ये खरीदना चाहिए? बात है, ये मैं एकदम वार्निंग दे रहा हूँ, क्लियर कट वार्निंग दे रहा हूँ। इसका थर्मल कैपेसिटी बहुत ख़राब है। ये मैग्नीशियम बॉडी नहीं रखा है, तो ये हीट डंप नहीं कर और इसमें हीट सिंक है ही नहीं। यानी कि इसी कारण से इसका दाम कम है इतना। प्लास्टिक की बॉडी है, हीट सिंक पे पैसा बचाया गया है, तो ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं साबित होने वाला, क्योंकि इंडिया गर्म है। भोपाल आप देख सकते हैं 46 चला जाता है, अहमदाबाद 46 चला जाता है, हैदराबाद 39 चला जाता है, लखनऊ 48 पहुँच जाते हैं, दिल्ली तो 48 पे चल जाते हैं, पटना 45 पे रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैमरा को लेने से पहले ये ज़रूर समझिए कि आप इंडोर अगर काम कर रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये कैमरा का थर्मल परफॉर्मेंस नहीं है इंडिया के लायक। मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। और ये आप बाकी सारे रिव्यूज़ को भी देख लें, उन सबको दिक्कत हो रहा है कि भैया मैं 22 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ। इंडिया में आपको 22 डिग्री सेल्सियस कहाँ मिलेगा? रात क्या शाम का भी टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये कैमरा में कूदने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा सावधानी बरतें। और चूँकि इसमें हीट सिंक नहीं है, आप पंखा लगा के उतना अच्छे से कूल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है। मैग्नीशियम नहीं है कि चैसी से हीट निकल जाए। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा समस्या, मतलब कैमरा वन ऑफ दी बेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप एसी रूम के अंदर नहीं काम कर रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं होगा। और एसी रूम के होने के बावजूद भी बाकी सारा कैमरा कंटिन्यूअस चलता है, ये बोलता है भैया 40-50 मिनट्स ही हम चल पाएँगे।
काफ़ी लोगों का काम हो जाएगा उतने में, बहुत लोगों का और व्लॉगर्स तो जनरली कुछ मिनट्स का ही क्लिप लेते हैं तो वो कर लेंगे। लेकिन वो व्लॉगर्स अगर इंडिया में हैं, गर्मी में हैं और इस तरह की जगह पे निकले हैं बाहर, चांसेस है कि कैमरा बहुत पहले ही जवाब दे देगा। तो ये बात के मामले में मैं आपको एकदम सतर्क कर देना चाह रहा हूँ। इसको लेने से पहले अगर हो सकता है तो आप टेस्टिंग करें या मतलब देख लें कि आप जिस जगह पे रहते हैं क्या वहाँ ठंडा है कि नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बात है। दूसरी बात, इस पे मेरा थोड़ा भरोसा डाउट हो गया कि अगर ये एग्जैक्ट सेम सेंसर, एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर, ऑब्वियसली इसके लिए नया प्रोसेसर नहीं बना रहे हैं, सारा चीज़ कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, तो 120 एफपीएस में डिले क्यों डाला गया? वो बहुत ऑड बात है कि डिले हम कर रहे हैं इसको, इसे हम बाद में रिलीज़ करें। ये सब ऊट-पटांग चीज़ हम इसमें देखे हैं, आपका पैनासोनिक में देखे हैं या इधर-उधर देखे हैं। कभी भी सोनी में नहीं देखा है कि भैया हम एक काम करते हैं ना, ये फंक्शन बाद में रिलीज़ करते हैं। इट्स लाइक सर, बॉडी आप आज सेल कर रहे हो, बाद में रिलीज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है? बाद में रिलीज़ करते हैं, इसका लॉजिक क्या है? मेरे को लॉजिक बताओ। मुझे एक बहुत बहुत खराब लग रहा है और मोस्ट लाइकली चांसेस है कि 120 एफपीएस अगर ये रिलीज़ कर देते, सब कोई ओवरहीटिंग पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये अगर 60 एफपीएस पे ओवरहीट हो रहा है, 120 पे तो तुरंत ओवरहीट हो जाएगा। और इंडिया में तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, कैमरा बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया अगर वो लोग 20-24 डिग्री सेल्सियस में बोल रहे हैं कि भैया ये ओवरहीट होता है, इंडिया में आते ही वो बोलेगा भैया हमसे ना होवे। तो मैं एकदम सतर्क कर देना चाह रहा हूँ आप लोग। आप इंडोर में हो, आप ऐसी जगह पे हो या कश्मीर में हो, ठंडा रहता है, कीजिए। लेकिन अगर ऐसी जगह पे जहाँ धूप में रहते हैं, सतर्क हो जाएँ। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है A7 Mark IV के दाम में, मतलब इसका लोएस्ट एस्टिमेट और हाईएस्ट एस्टिमेट देखूँ तो 85 टू 90% पैसा आप दे ही दे रहे हो A7 Mark IV का। तो बाहर Mark IV ले लेते तो क्या उसमें इस तरह के एडवांस फंक्शन नहीं है, एकदम क्लियर कर देना, उसमें AI फोकस चिप नहीं है और वो जो डेप्थ ऑफ फील्ड एडजस्टमेंट करता है वो नहीं है, बाकी सब चीज़ नहीं है। तो उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें सबसे पहला मिलता है ईवीएफ मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर क्यों चाहिए? बात है सारे कैमरा, चाहे आप कैनन लीजिए, नाइकॉन लीजिए, सोनी लीजिए, सब कचरा देते हैं, शुद्ध कचरा। इसका जो मॉनिटर है शुद्ध कचरा होता है। आपका मोबाइल फ़ोन जो पिछले 5 साल पहले से बना है वो उसमें ज़्यादा बेटर डिस्प्ले, यानी कि बीच दिन में आपको इसमें दिखना मुश्किल होगा। उस टाइम आप ईवीएफ के लिए बोलिएगा भैया आँख में लगाओ, देख लो क्या हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप वीडियो भी देख सकते हैं और मिररलेस होने का फ़ायदा है कि सारा फंक्शन भी चलता है। तो ये आपको बीच दोपहरिया में अगर कुछ काम कर रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, टेलीफ़ोटो लेंस कर रहे हैं, तो ये आँख में लगा के आपको एक एक्स्ट्रा वांटेज पॉइंट मिलता है कि आप थोड़ा कंट्रोल कर सकें, मतलब थोड़ा स्टेबलाइज़ेशन बेहतर हो सके। तो वो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है लोगों को। वो आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। दूसरा, डुअल कार्ड स्लॉट। किसी भी सीरियस जॉब में बिना डुअल कार्ड स्लॉट के आप घुसे तो आप आग के साथ खेल रहे हैं। 99% चांसेस है कि आप जलेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन जलेंगे उस दिन आपकी बारात निकाल दी जाएगी। कहीं पे भी कोई भी सीरियस काम जिसमें रीटेक नहीं किया जा सकता, उसमें आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि डुअल कार्ड स्लॉट लेके ही घुसना होता है और दोनों में रिडंडेंट रिकॉर्डिंग करनी होती है। ये प्रोफेशनल चीज़ है। अब बोलेंगे नहीं मैंने बहुत सारी शादी शूट की है सिंगल कार्ड से। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी किया हूँ, मैं गरीब हूँ, मैंने अभी जैसे आईआईटी कानपुर में गया था तो शूट्स किए थे, तो वो सारे सिंगल कार्ड स्लॉट शूट थे। लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ करूँ। और रहा बात, वहाँ पे मुझे कोई ये पेनल्टी नहीं है कि अगर मैंने मिस कर दिया तो कोई दिक्कत होगा। आप शादी में मिस कर दो किसी का कि आपका कार्ड फ़ेल हो गया, जो कि होता है लोगों के साथ, तब भी सारे प्रोफेशनल कैमरा बॉडीज़ में डुअल कार्ड स्लॉट होता है, आपकी बैंड बजा दी जाएगी। फिर 33 मेगापिक्सल है, यानी कि ये फ़ोटोज़ उतने अच्छे नहीं दे पाएगा। मतलब आपका ये व्लॉगिंग कैमरा, ये आपको अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो विथ अच्छा क्वालिटी ऑफ वीडियो दे देगा। और फुल साइज़ एचडीएमआई आउटपुट है, यानी कि एचडीएमआई का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि प्रो रेज़ में वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं ताकि एडिटिंग अच्छी हो, कलर ग्रेडिंग अच्छी हो, आसान हो, पाइपलाइन स्मूथ हो, इसमें आप कर पाओगे। उसमें माइक्रो एचडीएमआई तार है, इतना बार आपको खरीदना पड़ेगा कि बात ही क्या करें। और रहा बात कि सिर्फ़ आपको ये कैमरा में जो अच्छे में मिल रहा है वो है कि 4K 60 एफपीएस मिल रहा है, वो शुद्ध बात है। और वेबकैम में उन्होंने अपग्रेड कर दिया सोनी ने कि फाइनली वेबकैम 4K 30 एफपीएस वीडियो आउटपुट दे सकता है। ये इसको लेते हैं तो ये 4K 15 एफपीएस आउटपुट दे सकता है या 1080p आपका, मतलब लेकिन समझिए वेबकैम के लिए काफ़ी है। और अगर आपको चाहिए एकदम अल्ट्रा प्रो लेवल स्ट्रीम तो एचडीएमआई कैप्चर कार्ड आप खरीद सकते हो, वो भी 8-10 हज़ार का ही आता है, बहुत ज़्यादा महंगा बात नहीं है। तो वही समझो, क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये कैमरा के बारे में काफ़ी लोग हाइप कर रहे हैं, इक्का-दुक्का चीज़ को छोड़ के, ये सिर्फ़ सॉफ्टवेयर ऐड ऑन है। यानी कि जैसे कि इसका स्टेबलाइज़ेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपका लेंस तो यूज़लेस हो जा रहा है ना। आप मान लीजिए 50 मिलीमीटर का लेंस ले रहे हैं, वो 70 मिलीमीटर जैसा बिहेव करेगा, प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप गिम्बल लगाइए, जैसे आप अगल-बगल देखिए सब लोग गिम्बल लेके क्यों चलते हैं, कोई बात वही है, लेंस आप एक ही बार खरीद सकते हो। स्टेबलाइज़ेशन जब आप बाहर से डाल सकते हो तो क्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरी बात, क्रॉप क्लियर ज़ूम है, यानी कि अगर आप बड़े टीवी में देखेंगे, आपको पता चलेगा उस तरह का शार्पनेस नहीं, मतलब खराब नहीं है, एक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, खराब नहीं है, लेकिन चकाचक की जगह पे आप चकाचक नहीं ले रहे हो, क्यों? तो वही समझिए, गिम्बल पे खर्च करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और वो हर कैमरा, हर लेंस के साथ काम करता है। तो लोग वही समझिए कि प्रैक्टिकल उतना नहीं है। इसका दाम अगर आधा होता, मान लीजिए कि ये 85 टू 90% जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी जगह पे दाम इसका आधा होता, तो बोलता चुपचाप से ले लो, उतने कम दाम में। अब लाभ पहुँच ही गए इसके A7 Mark IV के दाम पे। और चूँकि A7 Mark IV काफ़ी पुराना हो चुका है, चांसेस है आपको मार्केट में कम दाम में ब्रांड न्यू मिल भी जाए,
तो फिर उतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये प्रो लेवल का काफ़ी सारा फंक्शन देता है, डुअल कार्ड्स वाला देता है, बल्ले-बल्ले ईवीएफ देता है जो आपको दिन में काफ़ी काम आने वाला है। ये ज़्यादा बेटर थर्मल परफॉर्मेंस देगा। बाय द वे ऑलमोस्ट हर चीज़ बोल जाता है 48 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये ज़्यादा देर टिकेगा, उसके बाद बोलेगा और ठंडा भी आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इंडिया के लिए सतर्क हो जाएँ। सारा फंक्शन धरा का धरा रह जाएगा अगर आप बाहर निकले और ये सीधे ओवरहीट हो गया। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। आपको ये लेना है तो अपने बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि क्या आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको ओवरहीटिंग की इश्यू नहीं होने वाली है, तभी लें। ये सब कोई अगर 24 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इंडिया में 48 में तो बोल ही जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी का जो नया रिलीज़ किया है, जिसके पीछे काफ़ी हाइप चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।